नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे सुनील प्रजापति, जो बीजेपी ओबीसी सेल के चीफ है। सुनील जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। वेल, एक बड़ा जो फैसला जो है पार्लियामेंट में लिया गया है कि ओएससी अदर सोशल कॉस्ट की जगह ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। ओबीसी, आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के खासकर जो ओबीसी समाज जम्मू कश्मीर का, उनके लिए बहुत बड़ा फैसला है जी। यानी इससे आरक्षण का जो दर है वो तो नहीं बढ़ा ना, खाली नाम ही चेंज किया ना। ये बेसिकली एक प्रोसीजर है, क्योंकि आरक्षण देने के लिए पहले ओएससी को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी था। तो उसके लिए सरकार ने जो रिजर्वेशन में, जो हमारे यहाँ पे 2004 का रिजर्वेशन एक्ट चल रहा था, जिसमें दो तरह के सर्टिफिकेट बनाए जाते थे। एक ओएससी सर्टिफिकेट बनता था, एक ओबीसी सर्टिफिकेट बनता था। जो ओएससी सर्टिफिकेट था वो जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए होता था और जिसकी वैलिडिटी थी 5 साल। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो सेंटर का हर साल जो बनता था, साल के बाद उसका रिन्यू होता था। तो अब इससे क्या बदलाव आएगा? एक ही सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा? हाँ, इससे क्या होगा कि जैसे कि नया 2020-23 का जो नया रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट होगा, नया एक्ट बनेगा, नए एक्ट के साथ साथ क्या होगा, जो इस टाइम यूटी है, यूटी में क्या होगा, सेंटर के जो रूल्स हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो सेंटर में क्या है, बड़ी सारी उसमें फ़र्क, सेंटर और स्टेट के जो एक्ट में बड़ा सारा बदलाव था। जो स्टेट का एक्ट था उसमें 8 लाख की जो इनकम बार थी, उसमें क्या था कि जैसे कोई गवर्नमेंट मुलाजम है, 4th क्लास मुलाजम लगा है, 3rd उसके ऊपर कोई क्लरिकल जॉब करता है, जिसकी इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो वो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता था अपने बच्चे के लिए। लेकिन सेंटर में जो रूलिंग है उसमें क्या है, फादर की इनकम इंक्लूड नहीं होती है, सिर्फ क्लास 1 ऑफिसर जो है वही उसमें फॉल करता है। तो उसमें क्या होगा कि जितना गवर्नमेंट मुलाजम समाज है ओबीसी वर्ग का जम्मू कश्मीर का, उन सबको इसमें फ़ायदा होने वाला है। और एक सर्टिफिकेट बनेगा, एक सर्टिफिकेट में लोगों को यहाँ पर क्या था, रेवेन्यू रिकॉर्ड की परेशानी थी, रेवेन्यू रिकॉर्ड ढूंढा जाता था। मतलब एक पहाड़ जैसा सिस्टम सेट करके रखा था यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जो पहले की सरकारों की। ओबीसी समाज के लोग सर्टिफिकेट ही नहीं बना पाएंगे, तो जब सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे, इनको अवेयरनेस कहाँ से आएगी? ये बहुत बड़ा बदलाव आया है। और लोगों के जो रहन सहन है, लोगों के डेवलपमेंट जो होगी, उनका जो आने वाले साल, अगला जो 10 साल 15 साल के बाद ओबीसी समाज के लिए एक सुनहरा कल और सुनहरा भविष्य बन के आएगा। लेकिन प्रजापति जी, सवाल ये उठता है कि इतना पेचीदा है कि लोग बना ही नहीं पाते हैं ओएससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट। इतना ज़्यादा इसको पेचीदा कर दिया गया है, और आपने आकर के कौन सा इसको आसान बनाने का प्रयास किया कि ये सुविधा लोगों तक पहुंचे और लोग आसानी से अपना सर्टिफिकेट बना सकें? हाँ, मैं उसमें बताता हूँ कि मैं अभी, मेरा कार्यकाल का 1 साल हुआ है, तो मैं 17 जनवरी को गवर्नर साहब से मिला था जी। और उस पर मैंने सबसे ज़रूरी बात रखी थी कि आरक्षण तो हम आपसे मांग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ओबीसी सर्टिफिकेट, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गई तो उसके बाद ही आरक्षण बंदा ले सकता है। लेकिन यहाँ पर सर्टिफिकेट ही नहीं लोगों के बनते, तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया और बोला कि हम इसको आसान, हमने बोला कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी सारी बार बड़े लगाए हुए थे। सबसे पहले जब भी कोई बंदा अपना तहसील के बाहर ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए फाइल बनाने जाते तो सबसे पहले उसको बोला जाता कि आप रेवेन्यू रिकॉर्ड लाओ। और मैक्सिमम ओबीसी समाज के लोग उसमें क्या है, रिफ्यूजी लोग बहुत सारे हैं। जैसे जम्मू का, मैं जम्मू सिटी की बात करूं, कस्टोडियन प्रॉपर्टी में लोग रह रहे हैं, इसमें 90% ओबीसी समाज के लोग हैं। उनके पास तो कागज़ है ही नहीं जी। सिटी वालों के पास कागज़ तो है नहीं। तो जब हमने बात रखी तो सरकार, हमने ये भी बोला कि खाली कास्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, उसमें आप कहीं अपने पटवारी को भेजकर किसी सरपंच से, पंच से, या फिर लंबड़दार से या कॉरपोरेटर से लिखवा के उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वही हुआ कि अभी पिछले 3 महीने पहले सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया कि आने वाले समय में जब भी ओबीसी सर्टिफिकेट, ओएससी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड मैंडेटरी नहीं होगा। कॉरपोरेटर और सरपंच से ही चिट्ठी लिखवा के उसके लेटर हेड से वो आगे अपना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। उसके अलावा कौन सी चीज़ें पेचीदा थी जिसको आम आदमी पूरा नहीं कर पा रहा था रेवेन्यू रिकॉर्ड के अलावा? हाँ, रेवेन्यू रिकॉर्ड एक इम्पोर्टेंट, ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आजकल। इनकम सर्टिफिकेट आराम से बन रहा है। अब तो सरकार ने ऑनलाइन जब से किया है तो 3-4 दिन, विद इन वीक इनकम सर्टिफिकेट आराम से लोगों का बन रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। पहले जब मैनुअली था तो कुछ परेशानी आती थी, कुछ करप्शन भी इसमें केसेस आते थे, लेकिन जब से इसमें
ऑनलाइन हुआ है तो उसमें बड़ी सहूलत एक सरकार ने दी है कि इसमें इनकम सर्टिफिकेट आराम से बन रहा है। और पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाएंगे, इनकम सर्टिफिकेट बनेगा तो उसके बाद अगर आप सरपंच या कॉर्पोरेटर का लिखवा के लेके जाते हो, साथ में सर्टिफिकेट लगाएंगे, एक सभा आइडेंटिफाई करके देती है कि आपकी कास्ट कौन सी है। तो सभा से भी लिखवाना पड़ता है, जो आपकी सभा वो ईजिली हो जाता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आराम से ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है। जिसका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा तो वही एलिजिबल हो सकेगा कि आगे सेंट्रल की जो भी फैसिलिटीज़ आएगी या फिर गवर्नमेंट में जॉब्स में वो अपना बेनिफिट ले सकते हैं। सुनील जी, ओबीसी सर्टिफिकेट पेचीदा तरीके से बना करके 2% आरक्षण लेना है, आपने क्या रिकमेंड किया, क्या रिक्वेस्ट की है अपने प्रपोजल में कि कितनी रिजर्वेशन कितने % मिलनी चाहिए? देखिए 50% की सीलिंग सरकार ने लगाई है। तो अभी तक जितनी हमारी जम्मू कश्मीर में मिल रही है 36% मिल रही है जी। 14% सरकार के पास अभी बैलेंस पड़ी है जी। 4% ये दे रहे हैं। तो हमने डिमांड रखी है सरकार से कि 14% आपके पास, जो देखो ईडब्ल्यूएस उसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि सरकार की जो जजमेंट है उसमें बताया गया है कि आपको ईडब्ल्यूएस जो है वो 50% की सीलिंग से बाहर है जी। तो उसमें क्या है कि अभी हमारी स्टेट में जम्मू कश्मीर में 14% सरकार के पास खाली, मतलब जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और सरकार, बड़ी देर से हम डिमांड कर रहे थे सरकार से, गवर्नर साहब से भी मिले थे। गवर्नर साहब ने बोला कि हमने कमीशन जो सरकार ने बनाई है उसकी रिपोर्ट जैसे सार्वजनिक होती है उसके बाद जल्दी से जल्दी आपको आरक्षण मिल जाएगा। और वो समय अब, जैसे कि पहला स्टेप था ओएससी से ओबीसी में कन्वर्ट होना, वो सरकार ने कर दिया है अब विद इन। और उसमें क्या हुआ था कि कमीशन ने, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बड़ी सारी ऐसी कास्ट थी, जैसे जम्मू कश्मीर में 81 में जब कमीशन बना वीपी मंडल का, तो यहाँ पर 63 कास्ट आइडेंटिफाई हुई थी। उसमें से 6 कास्ट जो थी वहाँ की मौजूदा गवर्नमेंट ने उसको एसटी में कन्वर्ट किया। पीछे 57 कास्ट में अभी तक जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो कोई 40 के करीब कास्ट है। पहले 27 थी, अब 15 इन्होंने 13-14 जो नई इस बिल में ऐड हुई हैं, जिसमें मुख्य तौर में अगर मैं बताऊं तो बहुत बड़ा जाट समाज है, सोरंकार समाज है, सैनी समाज है, कश्मीर का चौपान समाज है, ये मुख्य समाज हैं जो इसमें होंगे। कुछ छोटी छोटी समाज भी हैं, लेकिन इनको ये दर्जा इस बिल में अभी उनका नाम ऐड हो गया है। और विद इन डेज में मुझे लगता है कि आरक्षण यहाँ पे अनाउंस होने वाला है। कितना आरक्षण? देखिए मैंने तो आपको बताया 14% कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 10% वो देने जा रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्या हमने जो डिमांड करी है सरकार से कि हमें यहाँ पर जो पॉपुलेशन बनती है उसके हिसाब से दे दिया जाए, तो 40 कास्टें अगर इसमें आ रही हैं तो हमने ये डिमांड की थी, गवर्नर साहब से भी डिमांड की थी, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है। हमने एनसीबीसी के थ्रू भी, वहाँ पर भी हमने मेमोरेंडम दिया कि सरकार यहाँ पर हमें 20% के करीब आरक्षण मिलना चाहिए। फिर भी सरकार ने हमें बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हम देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें 15 के ऊपर ही मिलेगा। लेकिन आप 20% की डिमांड कर रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि 14% ही सरकार के पास बचा हुआ, फिर किसकी? 14% बचा है, 4 हमारे पास ऑलरेडी है जी। उसके अलावा 14 बचा है, तो 14 और 4 मिला के 18 हो जाएगा। तो मेरा सरकार से हमने यही डिमांड की थी कि हमें 18% तक उम्मीद आरक्षण दे दिया जाए। एक अनुमान के मुताबिक ओबीसी की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर यूटी में कितनी होगी? अनुमान देखो, यहाँ पर सर्वे तो हुआ नहीं है जी जी। 1931 का जो पहला जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से कोई 30% के करीब, 30 से 32% के करीब जो है पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज की है जी। तो ऐसे अगर सीलिंग के हिसाब से देखा जाए, जैसे पूरे हिंदुस्तान में 52% के हिसाब से 27% दिया जाता है जी, तो अगर 30 है, 30 के हिसाब से 15 के ऊपर तो बनता ही बनता है जी। तो हमारी भी यही डिमांड है कि 15 के ऊपर हमें आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि पुरानी सरकारों ने जो यहाँ का समाज ओबीसी समाज है, यहाँ पर तो पहले तो उनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं दी, उनको नाम ही नहीं मिला ओबीसी समाज का। तो बड़ा भेदभाव हुआ है, बड़ा धोखा किया है पुरानी सरकारों ने। क्योंकि 1996 में, मेरा ये कहना है कि 1996 में यहाँ पर जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है लागू हुई, इम्प्लीमेंट हुई, तो यहाँ पर क्या था कि ओबीसी कैटेगरी को पूरे हिंदुस्तान में जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आरक्षण दे दिया जाए सभी स्टेटों में पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर उन्होंने बड़ी चालाकी से ओबीसी जो नॉमेनक्लेचर था, शब्द था, उसको चेंज करके ओएससी में डाल दिया। और जो इसकी वहाँ से तो 27% ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही कैटेगरी बना दी और अपने ही लोगों को बेनिफिट देने के लिए कि बाकी जो एक्चुअल समाज था उसको, पहले तो उसको एसएलसी के नाम से रखा जाता था, सोशल लोअर कास्ट,
फिर नाम दिया अदर सोशल कास्ट, दूसरे समाज के लोग। तो ये जो है बड़ा दूसरी सरकारों ने यहाँ के लोगों से बहुत बड़ा धोखा किया है। तो आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होंगे तो ओबीसी का जवाब उनको मिलेगा। लेकिन आपके भी करीब करीब 9.5 साल हो चुके हैं। 9.5 साल बाद आपको आपकी सरकार को, यानी एनडीए या बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को याद आया? बहुत समय होता है। ऐसी बात नहीं है। पहले हमारी जो सरकार थी यहाँ पे कोएलिशन में थी जी। जब सरकार हमारी उनके साथ अलग हुई 5 साल मान लें 2018 में, हाँ 19 में 5 साल फिर भी लग गए। 19 में जब यहाँ पर गवर्नर रूल लगा जी, फिर हमने जब अपनी यहाँ पर आवाज़ उठाई और अलग अलग प्लेटफॉर्म में जब आवाज़ रखी तो यहाँ पर सरकार ने हमारी बात मानी और यहाँ पर कमीशन का गठन हुआ 2020 में जी। फिर इन्होंने कुछ जो अपनी आरक्षण थी यहाँ पर उसमें संशोधन भी किया, 20% को कट मार के आरबीआई का 10% किया और एक पीएसपी कैटेगरी बनी और हमारा 2 से 4% हुआ जी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल उसका कार्यकाल था। कमीशन ने अब अलग अलग वर्गों के लोगों से, अलग अलग कास्टों के लोगों से, क्योंकि कमीशन अगर बनाया जाता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि कोई कास्ट ऐड करनी है या रिमूव करनी है, वो सारी प्रक्रिया थी। तो वो 2 साल प्रक्रिया चली। उसके बाद उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने फिर उसमें रिपोर्ट को देखा तो उसमें कुछ कमियां उनको लगी, तो फिर 6 महीने का कार्यकाल उनका और बढ़ाया गया। फिर उन्होंने दोबारा रिपोर्ट भेजी। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है उनके पास, उसी रिपोर्ट के माध्यम से ये जो सरकार ने जो बिल लाया है और पार्लियामेंट में पास हुआ है। क्या आपको लगता है कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों में जो स्वर्ण जाति है उनको भी ओबीसी दिया जा रहा है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, मेरा लगता है, मुझे ये नहीं लोगों की समझ आती कि 30 साल आरबीआई कैटेगरी एक बनी है जिसको 20% आरक्षण मिल रहा था और उसमें तो मैक्सिमम बड़ी सारी स्वर्ण जातियाँ थी जी, उसका विरोध किसी ने नहीं किया जी। अब ये जो 70 साल से ऐसे लोग जिनको कोई राइट्स ही नहीं थी, वोटिंग राइट्स नहीं थी, ज़मीनों के राइट्स नहीं थी, अगर सरकार उनको कोई महरम लगा रही है, थोड़े बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मैक्सिमम लोग तो उसमें ओबीसी समाज के कवर हो रहे हैं जी, और एससी समाज के अगर हैं तो उनको कैटेगरी है, ओबीसी वालों को भी मिलने जा रही है। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इतने सालों से इतनी परेशानी झेली है, तो अगर सरकार उनको थोड़ी सी सपोर्ट कर रही है तो मुझे नहीं लगता इसका विरोध करना चाहिए। यानी विरोध जो किया जा रहा है वो बेतुका है, आधारहीन। बिल्कुल बिल्कुल, उसका विरोध करने का मतलब आपने कहा कि 30% से ज़्यादा आपकी आबादी है, तो आप तो पॉलिटिक्स में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं अगर आप यूनाइट होकर के रहे। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में 2% आरक्षण होने की वजह से लोगों ने सर्टिफिकेट बनाना की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लोगों को ये भी नहीं पता कि हम लोग ओबीसी समाज से हैं। बड़ी सारी ऐसी आबादी है जिनको पता तक नहीं है। तो लोग, हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों को इसमें जागरूक कर रहे हैं और लोगों का अभी इतना रुझान नहीं है सियासत की तरफ। जैसे कि अभी गवर्नर साहब ने भी थोड़ी देर पहले 3-4 जगह बयान दिया है कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि अक्टूबर महीने में जो यहाँ पे इलेक्शन होने थे उसको डेफर किया गया। क्यों किया गया? उसमें कुछ संवैधानिक जो कमियां थी, क्योंकि ओबीसी को यहाँ पर आरक्षण नहीं था। अब सरकार ने बोला है कि पहले ओबीसी को यहाँ पर आरक्षण होगा म्यूनसिपैलिटी में और पंचायतों में, फिर उसके बाद इलेक्शन कराने जाएंगे जब यहाँ पर ओबीसी समाज के नुमाइंदे होंगे जी। क्या अगर पंचायत में, कॉरपोरेशन में टीडीसी होंगे या एमएलएस होंगे, तो आने वाले समय में जब ओबीसी समाज जागरूक होगा, उन लोगों के काम होंगे, तो बहुत बड़ा एक फैक्टर रोल इसमें प्ले करेगा। लेकिन कुछ लोग तो कुछ और ही कहते हैं कि जब कोर ग्रुप मीटिंग करने गया था गृह मंत्री से, तब उन्होंने कह दिया था कि आप जीतने वाले नहीं हैं, इसलिए इसको टाला गया। देखिए, अगर ओबीसी को आरक्षण देना होता अर्बन लोकल बॉडीज़ में, तो ये जब पहले इलेक्शन हुए थे उसी से प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। ये भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ये भी एक तर्क दिया जाता है कि यूनिफॉर्मिटी, यानी एक वार्ड में 15,000 है, दूसरे वार्ड में 2,000 है, इसको भी यूनिफॉर्म करने के लिए ऐसा किया वो भी है, डिलिमिटेशन भी होनी है। लेकिन इतना लास्ट में आकर के आपको याद आता है कि ओबीसी को आरक्षण देना है? नहीं, लास्ट में नहीं है। पहले का हमने मेमोरेंडम बड़े अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में दिए हुए थे, लेकिन जो सरकार ने अगर वजह बताई है कि उसमें उसके 2 कारण हैं। एक ये कारण है कि यहाँ पर ओबीसी इतने ज़्यादा लोग अवेयर नहीं हैं। यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर बीजेपी का ओबीसी मोर्चा बना है तो ओबीसी मोर्चा एक्टिव हुआ, लोग ग्राउंड में काम किया, तो उसके बाद लोगों के पता चला कि बड़े सारे लोगों की यहाँ, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण था ही नहीं,
लोगों को जब बेनिफिट नहीं होगा तो लोगों सोचेंगे कि ओबीसी है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जबकि इसकी आबादी जो पूरे हिंदुस्तान में 52% के ऊपर है, तो इसका फैक्टर जो मेजर जो है, जैसे कि भाजपा पूरे हिंदुस्तान में एक नारा चलाती है कि बीजेपी विद ओबीसी और ओबीसी विद बीजेपी, तो उसका एक कुछ मतलब बनता है। तो पार्टी इस चीज़ को सोचती है कि ओबीसी जो है मेन हमारा एक मेजर वोटर है जो ओबीसी समाज है जी। तो पार्टी जो आने वाले समय में है तो इसमें पूरा इंसाफ करेगी। भाजपा जो एक पार्टी है जो कहती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसमें खरा उतरेगी और आने वाले समय में यहाँ पे कॉरपोरेशन में, पंचायत में और एमएलएज में भी जो हमारी असेंबली में इलेक्शन होगी वहाँ पर ओबीसी समाज से नुमाइंदे दिए जाएंगे। सुनील जी, पार्टी में ओबीसी को तरजीह दी जाती है? सही बताना आप ईमानदारी से। बिल्कुल दी जाती है। कि क्या अहम मीटिंगों में आपको आमंत्रित किया जाता है, आपका परामर्श मशवरा लिया जाता है? इसके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जी। अगर कोर ग्रुप की मीटिंग है, कोर ग्रुप की मीटिंग जो है उसमें पूरे स्टेट में अगर 7 या 8 मेंबर हैं, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा जो मीटिंग जो स्टेट की मीटिंग अगर होगी तो उसमें हमें बिठाया जाता है और हमारा मशवरा बिल्कुल लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आपने अभी स्लोगन दिया ओबीसी विद बीजेपी, बीजेपी विद ओबीसी। जी, बड़ा अच्छा स्लोगन लगा मुझे, लेकिन जब मैं देखता हूँ 2014 में ये सरकार आई और जम्मू कश्मीर में ओबीसी की हालत दयनीय है। आपने खुद ही कहा 2 से 4% हुए मात्र। इनने इतने सालों में प्रयास क्यों नहीं किया गया? लास्ट में जाकर के ही क्यों प्रयास किया गया? देखिए, पहले कोएलिशन जब गवर्नमेंट थी तो कुछ ना कुछ पाबंदियां रह जाती हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों में सरकार कदम नहीं उठा सकती है जी। लेकिन जब हमारी यहाँ पर गवर्नर रूल हुआ तो फिर उसमें केंद्र में जैसी हमारी सरकार है तो हमने अपना जब पक्ष रखा सरकार के आगे, केंद्र में रखा, जहाँ हमारी स्टेट लीडरशिप के आगे रखा, तो उन्होंने हमारी बात सुनी और यहाँ पर कमीशन बनाया। और कमीशन बनने के बाद ये हुआ कि कमीशन का रिपोर्ट भी आई है और उसका जो हम देख रहे हैं कि उसका रिजल्ट ये है कि अब जम्मू कश्मीर में ओबीसी का दर्जा मिल चुका है हमें। बिल्कुल, आपने कहा कि ओबीसी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन कितना आरक्षण देना ये भी अनाउंसमेंट कर देते, एटलीस्ट लोगों को पता चल जाता है, ओबीसी समुदाय को पता चल जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि स्टेप बाय स्टेप इसका होगा। पहले जो सरकार की प्रक्रिया थी पार्लियामेंट में, वो उन्होंने बिल को, इसको रिजर्वेशन एक्ट को अमेंड करना था, सबसे बड़ा काम था। इसको नॉमेनक्लेचर, पहले ओबीसी का दर्जा देना। जब ओबीसी का दर्जा दे दिया सरकार ने तो मुझे लगता है विद इन डेज या विद इन ए मंथ ये आरक्षण जो है अनाउंस होने वाला है यहाँ पर। इस आरक्षण के अनाउंसमेंट के बाद क्या आपको लगता है कि राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल होगा। आप कैसे कह सकते हैं और कितना आप काम कर रहे हैं ओबीसी समुदाय को जोड़ने के लिए, यूनाइट करने के लिए? इसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि कश्मीर का जो ओबीसी समाज है भारी मात्रा में है, 50% के करीब आबादी वहाँ पर है और वहाँ का जो एससी समाज है वो भी ओबीसी में ही है जी, कश्मीर का, और वो भी बहुत बड़ी एक भारी मात्रा में समाज है। तो अब जैसे कि मैंने 2 दौरे वहाँ पे किए हैं और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है। नरेंद्र मोदी के नाम की करंट हर घर में है क्योंकि लोगों को विश्वास हो चुका है सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार में डेवलपमेंट देख के। पहले यहाँ से जम्मू से बाई रोड कश्मीर जब हम जाते थे 12-14 घंटे, 10 घंटे तो लगते थे। आज 5 घंटे में आराम से लोग आ जाते हैं। रास्ते में कभी बारिश स्टार्ट होती थी, लोग 2 दिन निकलते ही नहीं थे, कहीं पे रास्ते में कोई पस्सियाँ पड़ जाएंगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन अब ऑल वेदर रोड बन रहे हैं। अब ट्रेन भी अगले महीने कश्मीर जा रही है। वंदे भारत, एक अभी कल की खबर है कि वंदे भारत जो है सरकार कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक सौगात के रूप में दी है। तो बड़े सारे एक मतलब हिस्टोरिकल स्टेप्स सरकार ले रही है। तो आने वाले समय में उसमें इलेक्शन में फ़ायदा होगा। और ओबीसी समाज को जो स्कीम्स दी हैं, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन लॉन्च की, तो वो बहुत बड़ी स्कीम है और 90% ओबीसी समाज उसमें कवर हो रहा है। जब स्कीम का उनको बेनिफिट मिलेगा तो सरकार की तरफ उनका रुझान बिल्कुल बढ़ेगा। जी सुनील जी, ये स्कीम क्या है, लोगों तक नहीं पहुंच पाई है और ये दायित्व बनता है ओबीसी सेल, बीजेपी के ओबीसी सेल के प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक पदाधिकारी का। क्या आपने किया, पब्लिक में पेनिट्रेट किया, पंचायतों में जाकर के बताया कि विश्वकर्मा योजना क्या है? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मैं पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर का इंचार्ज हूं, इस स्कीम का इंचार्ज हूं मैं जी। तो 9 अक्टूबर को मेरी माननीय श्री अमित शाह जी के साथ इसमें बैठक भी हुई थी। तो उसमें अभी तक जम्मू कश्मीर में लगभग 40,000
के करीब लोग जो हैं इसमें रजिस्टर हो चुके हैं, 40,000 परिवार। एक बार और बताएंगे इस विस्तार से स्कीम क्या है, कैसे पंजीकरण इसका किया जाता है और कौन व्यक्ति इसमें पंजीकृत हो सकता है? हाँ, इसमें क्या है, इसमें ये जो स्कीम है मुख्य तौर पर कारीगर समाज के लिए बनी है जी। जो कारीगर समाज, जो पुश्तैनी कारीगर समाज है जी। इसमें मुख्य तौर पर मैं अगर 5-6 इसमें बताऊं आपको, लोहार, तरखान, नाई, मोची, कुम्हार, उसके बाद मालाकार, मछली का जाल बनाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मूर्तिकार, ऐसे ही कोई 20 कारीगर समाज हैं जो सरकार ने चिन्हित किए हैं जी। इनमें से मैक्सिमम को 90% ओबीसी समाज, जो कारीगर समाज होते हैं, ये कवर होते हैं जी। तो उनमें क्या है, अभी तक मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में 40,000 रजिस्टर हो चुके हैं। सबसे पहले इसकी जो प्रक्रिया है, हमें CSC सेंटर या खिदमत सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करना है। इसके लिए आधार कार्ड चाहिए और एक बैंक की डिटेल वहाँ पे मांगी जाती है। जब आप तकरीबन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया खर्चा वो आपका जो CSC सेंटर वाला आपसे लेगा इसको रजिस्टर करने का। आपने वहाँ पे अपना अंगूठा लगाना है, अंगूठा लगाने के बाद आपने रजिस्टर होना है, आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म लोगों ने जितने बेनिफिशियरी हैं अपने पास रखना है। उसके 1 या 1.5 महीने के बाद इसकी 5 दिन की ट्रेनिंग करवाई जाएगी अपने ट्रेनिंग सेंटर, किसी पंचायत ब्लॉक लेवल पे होगी ये। और जब ये ट्रेनिंग होगी, 5 दिन की ट्रेनिंग का सरकार आपको वहाँ पर सिखाएगी और उसके साथ साथ 500 रुपया प्रतिदिन देगी, तो वो 2500 रुपया आपको कैश मिलेगा। उसके साथ साथ जिसमें आपने ट्रेनिंग की है 15,000 रुपये की टूल किट सरकार जो देने जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो टूल किट कोई भी, अगर कोई इसमें दर्जी भी है, अगर कोई दर्जी सिलाई वाला है तो वो अपना एजेंसी में जाके जहाँ पे उसको बताया जाएगा वहाँ पर 15,000 रुपये का सामान वो अपने लिए खरीद ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। 17,500 रुपया सीधा फ़ायदा है। उसके बाद सरकार 3 लाख का लोन देने जा रही है 2 किश्तों में। पहली किश्त 1 लाख की है, दूसरी किश्त जो है 2 लाख की है। जो पहली किश्त का टाइम पीरियड है वो 1.5 साल है और दूसरी जो किश्त है उसका टाइम पीरियड 2.5 साल है। टोटल 3 लाख रुपया मिलेगा, वापस करना है 3.5 साल में। और वापस देना पैसा जो है, इसका टाइम पीरियड 3.5 साल है लेकिन पैसा वापस करना है 3,15,000 रुपया। तो ये कुछ भी नहीं है, एक मतलब बहुत ही आसान लोन है। तो अपने आप को, जैसे सरकार ने एक नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, तो सरकार का ये उसकी तरफ एक और कदम है कि जो दिहाड़ीदार और गरीब समाज है जो अपना कारोबार तो करता है लेकिन कारोबार को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहा या कुछ उसे परेशानी आ रही है, तो सरकार ने एक बड़ी अच्छी सुविधा लाई है। उस सुविधा के तहत जो सरकार है यहाँ पर लोन देने जा रही है। एक बड़ा आसान लोन है और बिना गारंटी के, ये बिना गारंटी के लोन है, इसमें बैंक की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी और बड़ा आसानी से ये आपको लोन मिल जाएगा। सुनील जी, ये योजना जो है कहीं अर्बनाइज ना हो जाए, शहरों तक महदूद ना रहे, गांव-गांव तो पहुंचे, इसके लिए अपना ओबीसी सेल बीजेपी का वो क्या कर रहे हैं? देखो, इसमें हमने हर जिले में 3-3 मेंबर की कमेटियां बनाई हैं। उसमें कमेटियों में हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पूरा का पूरा इसमें आने वाले समय, पहले भी एक 15-20 दिन से वो इसमें लगे हुए हैं और जगह जगह रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बोला कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम 40,000 परिवार जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 40,000 परिवार एक बहुत बड़ी एक संख्या है। तो आने वाले, क्योंकि लोगों का इस स्कीम की तरफ बहुत ज़्यादा है कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छी स्कीम लाई है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस स्पीड से हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि 1 लाख का जो आंकड़ा है, बड़ी जल्दी महीने के अंदर हम छोड़ लेंगे इसको। देखिए, वाली घाटी के उस टनल के उस पार वैली में काफ़ी सारे ओबीसीज हैं जी। और ये आपके लिए एक अवसर है कि जो विश्वकर्मा योजना है इसके तहत उनको जोड़ा जा सकता है, पार्टी के साथ भी जोड़ा जा सकता है, उनको रोज़गार भी मुहैया करवाया जा सकता है। और क्या वो वोट पार्टी में कन्वर्ट हो सकता है? डू यू थिंक, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है। देखो, सबसे पहले सरकार ने जम्मू कश्मीर के सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कीम दी थी और 4 डिस्ट्रिक्ट वो कश्मीर के ही थे, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा। जी। सरकार चाहती तो जम्मू में भी दे सकती थी कि हमारा वोट बैंक है, लेकिन सरकार ने वो चीज़ नहीं सोची। सरकार ने सोचा कि क्योंकि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और सबसे पहले स्कीम उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में दी है, तो उन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये जो रजिस्ट्रेशन है 20,000 से ऊपर हो चुका है। तो आने वाले समय में ये जो स्कीम है ये वोट में बिल्कुल कन्वर्ट होगी, क्योंकि जो कश्मीर का जो आम वोटर है, क्योंकि पहले तो वोट जो है 5%, 10% वोट पड़ते थे कश्मीर में,
जब भी इलेक्शन होते थे। तो जो आम वोटर था ये वोट डालने का इसको तो मौका ही नहीं मिलता था। पहले ही आपका कैलेंडर इशू हो जाता था, बंद हो जाते थे, पथराव हो जाते थे, लोग वोट डालने जाते कहाँ थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की जो सरकार आई है और जो बदलाव कश्मीर में आया है, आने वाले समय मैं कहता हूँ कि ये वोट में भी कन्वर्ट होगा और भाजपा को वहाँ पे भारी मात्रा में वोट मिलेगा। 2014 में इलेक्शन हुए थे, एक वेव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन उन विधानसभा चुनावों में जो वोट पड़ना चाहिए था कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं पड़ा है। ये अलग बात है, डीडीसी के चुनाव में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। और कितना परिवर्तन आप देखते हैं लोकसभा चुनावों में? देखिए, उस टाइम पे नई नई सरकार हमारी आई थी और उस जो वक्त था इतनी डेवलपमेंट सरकार द्वारा वहाँ पे तब नहीं हुई थी। जैसा कि पूरे देश में प्रभाव था, वहाँ पे कश्मीर में थोड़ा फ़र्क था क्योंकि भाजपा का वहाँ पे काडर था ही नहीं। लेकिन अब जबकि वहाँ पे 6 साल से 7 साल से वहाँ पे डेवलपमेंट 8 साल से हुई है और हमारा काडर भी बना है, हमारा कमेटियाँ बनी हैं, बूथ लेवल तक हमारी कमेटियाँ बनी हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो है वोट में कन्वर्ट होगा और भारी मात्रा में हमारे नुमाइंदे वहाँ से जीतने वाले हैं। सुनील जी, आखिरी सवाल आपसे। आपने बड़ा अच्छे तरीके से बताया था कि जो कस्टोडियन प्रॉपर्टी है उसमें काफ़ी सारे ओबीसी समुदाय के लोग रहते हैं। क्या आपको लगता है कि अब जब हम कहते हैं कि पीओके हमारा हिस्सा है तो इस कस्टोडियन डिपार्टमेंट का कोई रेलेवेंस रह गया है, औचित्य रह गया है? देखिए, हम 2-3 प्लेटफॉर्म पे मैं पर्सनली ये आवाज़ उठा चुका हूँ और मैंने मेमोरेंडम भी दिए हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का कोई ख़ास फ़ायदा जो है लोगों को नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम गरीब लोग हैं। एक तो डिपार्टमेंट, एक सिस्टम इनका ख़राब है, वहाँ पर किराया तो दे रहे हैं लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट नहीं है जी। कोई रिपेयर वर्क नहीं, कोई कुछ नहीं है। लोगों अपने ही रिपेयर वर्क, लोगों ने जब ये यहाँ पर वैक्यू प्रॉपर्टी में लोग आना शुरू हुआ, जब 47 में आए हैं तो किसी के कच्चे घर थे, किसी का एक कमरा था, किसी का टीनों का छत था, लेकिन ऐसा ऐसा लोगों ने मेहनत करके अपना ही आशियाना बनाया लोगों ने, और 1 से 2 कमरे हुए, 2 से 3 हुए, 4 हुए, 2 फ्लोर हुए, लेकिन उसमें भी लोगों ने अपनी मेहनत से अपने तरफ से जो करना था लोगों ने किया। लेकिन जो सरकार, जो ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट बिल्कुल किसी भी लेवल पे जो है लोगों के लिए सपोर्टिव नहीं है और मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट को जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर देना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि इसको बाइंड अप कर देना चाहिए? बिल्कुल। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।